हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल ही आपका पेपर है तो आपको टेंशन तो बहुत ज़्यादा हो रही होगी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। आप ये वाला मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व करके जाइए, क्योंकि मैंने इसमें रिसर्च किया है। इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ये अब की बार का मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड परीक्षा की तरफ से जारी किया गया था, तो बोर्ड वालों की तरफ से जारी किया गया था। तो हमारी आपसे निवेदन है कि आप इसको ज़रूर सॉल्व करके जाइए। चलिए हम इसको तुरंत के तुरंत सॉल्व करवा देते हैं, और आप इसको पूरा देख करके वीडियो तभी जाइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी के। ये आपका मॉडल पेपर है, सामान्य हिंदी का है। निर्देश आपके पूर्णांक के 100 नंबर का, समय 3 घंटे 15 मिनट का जो निर्देश दिए गए हैं आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। कि जो ये प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र, सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के सामने उनके अंत मतलब कि अंक निर्धारित हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। ये तो रहा पूरा निर्देश। तो पहला हमारा खंड नंबर का है। सबसे पहले हम देखते हैं खंड नंबर का। खंड नंबर का आपका जो है खंड का आपका क्या कह रहा है। खंड नंबर का आपका है, पहला प्रश्न है अष्टयाम के रचयिता कौन है। तो अष्टयाम के रचयिता आपके नाभादास जी हैं। अष्टयाम का रचयिता कौन है, तो नाभादास है। इसके मिले आपको 1 नंबर। दूसरा प्रश्न आपका है 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता के जो लेखक हैं वो हैं गोकुलनाथ जी। इसके लिए भी आपको मिलेंगे 1 नंबर। अगला आपके सामने प्रश्न है कि भारत भारती रचना है किस विधा की रचना है। तो भारत भारती रचना काव्य विधा की रचना है, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की है। इसके लिए भी आपको मिलेंगे कितने नंबर, 1 नंबर। और उसके बाद घ नंबर आपका है सदल मिश्र की रचना है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो सदल मिश्र की रचना है नासिकेतो पाख्यान। इसके मिलेंगे आपको 1 नंबर। अगला आपका है कि आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिगृहित किया। यानी आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया, तो दिया था किसने, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल को कहा था क्या, आधुनिक काल। मतलब आधुनिक काल को ही उन्होंने गद्य काल कहा था। इसके लिए आपको मिलते हैं 1 नंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, कि रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रश्न उत्तर नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक आपको मिल गए पूरे के पूरे 5 नंबर। एक ही नंबर सही करेंगे तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। यहाँ तक आपका 5 नंबर हो गया। अगला है प्रश्नोत्तर नंबर 2। प्रश्नोत्तर नंबर 2 का जो पहला है कि भारतेंदु युग की रचना है। भारतेंदु युग की रचना है प्रेम माधुरी। कामायनी जो है वो छायावाद युग की रचना है। निरुपमा और गुणवाणी भी एक प्रकार से छायावाद की रचना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रश्न नंबर उत्तर नंबर 1, प्रेम माधुरी जी आपकी भारतेंदु युग की रचना है। दूसरे नंबर पर हमारा है खंड नंबर खा कि रीतकालीन कवि हैं। इसमें पूछ रहा है रीतकालीन कवि कौन है, तो मीराबाई, रसखान, दुजदेव, विद्यापति। तो इसमें से जो आपका रीतकालीन के कवि हैं वो हैं आपके दुजदेव। ये आपके रीतकाल के कवि हैं। तो जो मीराबाई हैं भक्ति काल के हैं, रसखान भी भक्ति काल के हैं, और विद्यापति आदि काल के हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, दुजदेव। दुजदेव आपके क्या है, वो रीतकालीन कवि हैं। अगला है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। महादेवी वर्मा। तो इसके लिए भी आपको मिलेंगे 1 नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि कवि पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस पर। तो चिदम्बरा पर इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके लिए मिलेंगे आपको 1 नंबर। अगला है कि हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा कब मिली थी। तो मिली थी भारतेंदु युग में। इस प्रकार से आपका जो 10 का 10 जो आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, आपने 10 का 10 सही कर लिया। यहाँ से आप हासिल कर लिए कितने नंबर, 10 नंबर। यहाँ तक आपको मिले 10 नंबर। इसी प्रकार आप बोर्ड में भी अपना सॉल्व कीजिएगा और 10 नंबर इसको ग्रहण कीजिएगा। यहाँ से आता है गद्यांश। प्रश्नोत्तर नंबर 3 है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न रहते हैं जो 2-2 नंबर के रहते हैं, तो कुल मिला के आपको 10 नंबर मिलता है। ये जो आपका गद्यांश है, गद्यांश आप आराम से पढ़िएगा। कि जैसे इसमें लिखा गया है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा का आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतने ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी के अनेक अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है, जो राष्ट्रीय पृथ्वी के साथ साथ जुड़ी हुई है। तो आप पूरा गद्यांश पढ़ेंगे। इस गद्यांश से आपको समझ में आ रहा है कि किस पाठ का। इसमें जो 5 प्रश्न दिए गए हैं आपको केवल उन्हीं को सॉल्व करना है। पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो आप बता दीजिए कि जो पाठ है ये आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी के चैप्टर से लिया गया है, जो राष्ट्र का स्वरूप है। रेखांकित इसकी आप व्याख्या कर देंगे। उसके बाद आप इसमें बताएंगे कि हमारी राष्ट्रीय बलवती क्यों हो सकेगी। अब ऊपर जो
जब पढ़ेंगे तो उसी में से आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। आई भी वाला है, लेखक ने हमारे कर्तव्य को किस मतलब कर्तव्य के प्रति क्या विचार प्रस्तुत किया है, तो आप उसको पढ़ के वहीं से उत्तर इसका दे देंगे। इसमें लिखा गया है कि निर्मूल का क्या अर्थ होता है, यानी जिसका कोई मूल नहीं होता है वही आपका निर्मूल होता है। ठीक है, तो हम देखें अगर आप इसको कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगला आपके सामने अथवा में भी एक दिया रहता है गद्यांश, आदमियों को मक्खी बनाने का काम रूप का जादू है, मक्खियों को आदमी बनाने का जीवन जादू, हुम्मा सबसे बुढ़िया, मदर मार्गरेट का इतना नाटा है कि उन्होंने गुड़िया कहा। ये जो आपका चैप्टर है ये रॉबर्ट नर्सिंग होम का है, जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है। आप चाहे इसको भी करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। पूछा है गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक तो आपका रॉबर्ट नर्सिंग होम है, और इसके जो लेखक वो हैं क्या, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर रेखांकित। तो इसकी व्याख्या कर दीजिएगा। लेखक ने नर्सिंग होम मदर मार्गरेट को जादूगरनी क्यों कहा है। उसके बाद जैसे और कुछ जीवन में अब जानता नहीं, इस पंक्ति का क्या आशा है उसको बताइएगा आप, और प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक की क्या अभिव्यक्ति है आप बता सकते हैं। तो ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है, सब आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। तो आप पांचों प्रश्न करेंगे तो दो 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 करते हुए कितने नंबर आपको मिल जाएंगे, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो अब तक आपके कितने अंक हो गए, टोटल 20 नंबर हो गए। अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 4 की तरफ। प्रश्नोत्तर नंबर 4 है कि निम्नलिखित पद्यांशों का उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको कितने प्रश्न दिए रहते हैं पद्यांशों का उत्तर देने के लिए, तो आपके पास रहते हैं 5 प्रश्न। 5 जो प्रश्न रहते हैं उसमें से 2 आपका मतलब 2 प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न होते हैं, 5 प्रश्न होते हैं। तो इस प्रकार से आपको 10 नंबर मिल जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पद्यांश कौन सा है। पद्यांश आपके सामने है कि बैठे खिन्नायक दिवस वैगे में थे अकेली, आके आशो दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाले शुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारे प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई है काल की क्रूरता से। ये आपका पद्यांश है। पद्यांश में पूछा है आपका कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, तो हरियोध जी हैं। आप इतना लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। आप रेखांकित अंश की व्याख्या आराम से कर सकते हैं। तीसरा है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा से किस स्थिति का वर्णन किया है, तो जो अपना वर्णन किया है राधा जी आप उसको लिख सकते हैं। इसमें कहा गया है नायिका ने पवन को क्रूर क्यों बताया है, तो आप जब इसका अर्थ पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। पहला कहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में रस की योजना बताइए। इसमें कौन सा रस है, इसमें हम आपको बता देते हैं कि इसमें वियोग श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, वियोग श्रृंगार, या इसी को हम कहते हैं विप्रलम्ब श्रृंगार। आपका यही इसमें रस है। अगर पूछ ले छंद कौन सा है, तो इसमें मंदाक्रांता छंद है, मंदाक्रांता छंद है। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए ये वाला आपको आ रहा है तो ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा है, हाँ इसमें अगर आप करेंगे जितने नंबर, जैसे 2-2 नंबर के जो 5 प्रश्न है आप इनको हल करेंगे तो आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे कितने प्रश्न, मतलब कितने नंबर मिलेंगे, 10 नंबर। मान लीजिए आपको पहला वाला नहीं आ रहा था तो आप दूसरा वाला भी कर सकते हैं। दूसरा वाला है कि तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, कट टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों सुख उन तुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदे कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि तैसी जैसी। तो ये आपके किस चैप्टर से लिया गया है, तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे। ये आपका वह है कौन सा चैप्टर, कैकेयी का अनुताप, कैकेयी का अनुताप चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो यहाँ पर आपके जो 5 प्रश्न हैं इन सभी को जब आप उत्तर देंगे तो आराम से 2-2 नंबर मिलेंगे। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक बताइए, कवि का नाम उल्लेखित कीजिए। तो शीर्षक आपका क्या है, कैकेयी का अनुताप है, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है, रेखांकित अंश की आप आराम से व्याख्या कर दीजिएगा, 2 नंबर मिलेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में किसका प्रसंग है, तो आप इसको बताएंगे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु में रह रहकर, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आप स्पष्ट कर देंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि द्वारा किस भाव की अभिव्यक्ति है, आप इसको आराम से करेंगे। तो आपको कितने अंक मिलेंगे सबके 2-2 अंक मिलेंगे।
2 इंटू 5 इंटू 10 नंबर, यानी कि 10 नंबर आपको मिल गए। तो आपको गद्य पद्य के 10 मिले, इसके जब आप व्याख्या किए गद्यांश का 10 मिले और पद्यांश की व्याख्या के 10 मिले। अभी तक आपको कितने अंक मिल पाए? टोटल 30 अंक मिले हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 5 की ओर। प्रश्नोत्तर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो यहाँ पे 3 लेखक हैं। कल मैंने 6 साहित्यिक परिचय बताए थे। अब आपके पास समय नहीं है कि आप जाकर के उनको देखें, तो अगर देखना चाहते हैं तो आप जाकर के देख सकते हैं। जो छाप साहित्यिक परिचय थे उसमें से पहले थे वासुदेव शरण अग्रवाल जी, दूसरे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तीसरे थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ये 3 थे गद्य में से। पद्य में से थे हरियोध, उसके बाद आपके थे नो क्या बोलते हैं उनको, मैथिली शरण गुप्त जी, तीसरे थे जयशंकर प्रसाद। तो 3 यहाँ से थे और 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 6 लोगों को हमने बताया था। तो उन्हीं 6 लोगों में से आपको घुमा फिरा करके आएगा। गद्य में से मैंने बताया था, तो गद्य में से आपका देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों आ गए, लेकिन आपको करना एक ही का है। तो 3 + 2 जो है इसको आप समझ सकते हैं। 3 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है। 3 नंबर आपको मिलेंगे साहित्यिक परिचय के, 2 नंबर मिलेंगे आपको रचना के। तो 5 नंबर इसका हो गया। आप इसको पूरा लिखेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर। उसी प्रकार से आप पद्य में भी एक कवि का लिखेगा जीवन पर, चाहे महादेवी जी का लिखे, चाहे मैथिली शरण जयशंकर जी का लिखे, चाहे मैथिली शरण गुप्त जी का लिखे। तो यहाँ से भी आपको कितने अंक मिल जाएंगे? 5 नंबर मिल जाएंगे। तो टोटल आपके अभी तक कितने अंक हुए? 40 अंक हुए। अब आ जाते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 6 पे। प्रश्नोत्तर नंबर 6 कह रहा है कि ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप लाठी लिखिए अथवा बहादुर कहानी का सारांश अपने वाक्यों में लिखिए। 4 आपके पास ऑप्शन हैं, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाठी और बहादुर। इन चारों में से आपको करना केवल एक ही का है, तो आप एक का आराम से कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप केवल वही वाला यहाँ पर कीजिएगा। चारों आपको करना नहीं है, करना केवल आपको एक ही है। तो 4 में से आप एक करेंगे, ध्रुव यात्रा करें, चाहे पंचलाइट, लाठी, बहादुर में से कोई आप करेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 7 है, स्वपथित खंड काव्य के आधार पर किसी एक चरित्र चित्रण बताइए। तो देखिए खंड काव्य अलग अलग जिले में अलग अलग चलता है। जैसे हम अमेठी जिले से हैं तो हमारे यहाँ पर चलता है त्यागपति, जिसके आधार पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है हमारे वाले में त्यागपति जो हमारे क्या लगा है यहाँ पर राजर्ष जी राजश्री एक श्रेष्ठ नारी पात्र है, इसको स्पष्ट कीजिए या फिर द्वितीय स्तर की व्याख्या करनी है। तो आप अपने हिसाब से जिसके जिले में जो लगता है उसको तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ से आ जाते हैं हम खंड नंबर खंड नंबर खा में। तो यहाँ तक हमने जो अंक अपने प्राप्त की उसको आराम से पूरा कीजिएगा। खंड नंबर खा यहाँ से आता है आपका, बहुत ज़्यादा कठिन आता नहीं, यहाँ से नंबर आपको मिलते हैं। 7 नंबर का आता है खंड नंबर खा का जो पहला है, जिसमें से 2 नंबर आपका हो जाता है संदर्भ का, 5 नंबर हो जाता है हिंदी अनुवाद का, टोटल हो जाते हैं आपके 7 नंबर। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। तो सबसे पहले आपका गद्यांश है, जो गद्यांश संस्कृत वाला है, इसको आप आराम से अच्छे मन से आराम से इसको पढ़ेंगे कि जो आपका लिखा गया है आप पढ़ेंगे और उसको समझेंगे किस पाठ से लिया गया है। जैसे आपका जो चैप्टर है कि तताश्चैव वचने राजकार्यानुरोधे चावर्ता तय राज्ञे निवेदिता राजा च सकातुम चौरमार्यम अपृच्छत रे चौरम का विद्या जानासि चौरवक्तम देव सर्व परिणामानि सुवर्ण बीजानि कृत्वा भूमि उपयन्ते मात्रासान च कंदलने भवन्ति पुष्पानि। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। जो आपका जिस चैप्टर से है आप उसको आराम से लिखिएगा संदर्भ के रूप में, और उसके बाद उसकी आप जैसा भी आपको आए, छोड़ना नहीं, आपको जैसा भी अनुवाद है जो भी आप उसको लिख दीजिएगा, आपको मिल ही जाएंगे। 7 में से 6 तो मिल ही जाएंगे यार, बस आप छोड़ना मत बस इसको। उसके बाद अगर ये वाला मान लीजिए ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो दूसरा, तो नीचे वाला अथवा वाले में आ जाएगा। त्रिपुरा कांग्रेस वाला जो है यहाँ से कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा। दोनों में से आपको करना एक ही है, एक करिएगा। फिर आप पद्यांश वाले में आ जाइएगा। पद्यांश वही भी है 2, 5, 7 का, यानी 2 नंबर का संदर्भ, 5 का अनुवाद, 7 नंबर टोटल हो जाएंगे। इसमें जो आपका दिया गया है कि न चौर्यहारम न च राज्यहारम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी वये कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसका मतलब है कि जो विद्या धन है वो सभी धनों में प्रधान है। कोई चोर इसको चुरा नहीं सकता है, कोई चोर चुरा नहीं सकता है, कोई राजा इसको छीन नहीं सकता है, भाई इसको बांट नहीं सकता है। यह जितना आप बांटोगे उतना बढ़ेगी। ऐसा कौन सा धन है? ये विद्या धन है जो सभी धनों में प्रधान है, इसका अर्थ हो गया ये। तो आप 5 नंबर इतना आप लिख देंगे तो आपको इतने में तो 5 नंबर मिल जाएगा यार, अर्थ के लिए आराम से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे इसको करें और चाहे आप अथो वाला करे, न चौरादकम कश्चित च नाहासेन विद्या मृत्योपासम समुच्च राजा वल्लभागति
वल्लभता गति है, जो भी है आपको जो भी आए दोनों में से आपको करना केवल एक ही है, दोनों में से आप एक कर लिए। मेरा माने तो आप ये वाला कर लीजिएगा, न चौर्यहारम न च राजहारम न भ्रातृभाजम न च भारकारे व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो आप इसी को कीजिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 9 है कि निम्नलिखित मुहावरों का लोकोक्तियों का वाक्य प्रयोग करिए। तो आराम से आप वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्नोत्तर नंबर 10 स्टार्ट हो जाता है। प्रश्नोत्तर नंबर 10 जो है वो आपका गद्यांश होता है। आप इस गद्यांश को पूरा पढ़ेंगे और गद्यांश में आपको 3 प्रश्न दिए रहते हैं। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न दिए रहते हैं, जिसमें से ये होता है 1 नंबर का, ये दोनों होते हैं 2-2 नंबर के, कुल मिलाकर के मिलते हैं आपको कितने? 5 नंबर। आप इनको आराम से हल कीजिएगा, 5 नंबर आराम से यहाँ से पाइएगा। अब आते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 11 से। देखिए यहाँ से थोड़ा ध्यान देने योग्य बातें हैं, यहाँ से नंबर आपको पूरे पूरे मिलने चाहिए, कटने नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर जो 11 का पहला है, इसमें कह रहा है असित और असित। इसमें पूछ रहा है अर्थ। असित का मतलब होता है काला, काला, और जो असित ये वाला है इसका मतलब होता है जूठा या खाया हुआ, खाया हुआ या फिर जूठा। तो काला और खाया हुआ किस ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन नंबर डी में, काला और खाया हुआ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके पास जो है वो है परिताप और प्रताप। परिताप का मतलब होता है दुख और प्रताप का मतलब होता है पराक्रम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला वाला, दुख और पराक्रम। तो यहाँ से आपको कितने कितने के मिल जाएंगे? 1 नंबर यहाँ से, 1 नंबर यहाँ से, टोटल आपको मिल जाएंगे 2 अंक। अगला देखते हैं जो खा वाला है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ बताना है। आपको पानी है इसका 2 बताइए, अज शब्द है, पक्ष है, शिखा है, इसमें से किसी का आपको 2 अर्थ बताना। जैसे मान लीजिए पानी के 2 अर्थ हैं। एक तो पानी हो गया जिसका मतलब होता है इज्जत, एक पानी हो गया जिसका अर्थ होता है जल। बस इसका भी काम हो गया। जो पक्ष होता है इसका एक होता है शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष वाला जो पक्ष होता है, एक पक्ष जो होता है साइड वाला समर्थन। जो शिखा है, शिखा के भी 2 अर्थ हैं। एक शिखा का मतलब होता है चोटी, एक शिखा का मतलब होता है उच्चतम। तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते, केवल करना एक ही, मैंने 3 बता दिया आपको। अगला है जो ग वाला है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक को शुद्ध करके चयन कीजिए। पहला है थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्षणभंगुर। जो थोड़ी देर में नष्ट हो जाए उसे कहते हैं क्षणभंगुर। अगला हमारा है जो अपने आचरण से पवित्र हो उसे कहते हैं शुचिकर्मा। अगला है घा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। आप कोई भी शुद्ध कर सकते हैं। प्रवीण नित्य दंड खेलता है, मैं पानी पी लिया हूँ। तो इसका होगा मैंने पानी पी लिया है। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ा, तो ये हो जाएगा वे मेरे सामने हाथ जोड़े। सभी छात्रों में राहुल बहुत श्रेष्ठ है। तो बहुत शब्द को हटा दीजिए क्योंकि 2-2 विशेषण नहीं लगते हैं। तो सभी छात्रों में राहुल श्रेष्ठ है, ये सही होगा। तो आपको 2 ही करना है, तो आप इसमें से ये वाला 2 कर लीजिएगा। एक कर सकते हैं कि राहुल सभी छात्रों में श्रेष्ठ है। उसके बाद एक कर सकते हैं मैंने पानी पी लिया। 2 कर दीजिए, आपको कितने अंक मिल जाएंगे? यहाँ से 1 + 1, 1 + 1 = 2। अगला आपके सामने है प्रश्नोत्तर नंबर 12। प्रश्नोत्तर नंबर 12 कह रहा है शांत रस अथवा संयोग श्रृंगार रस की आपको परिभाषा और उदाहरण देना है। जो शांत रस है इसकी परिभाषा तो बहुत इजी है, इसका उदाहरण भी बहुत इजी है। कोई भी कबीरदास का दोहा लिख दीजिए, जैसे कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सतगुरु हम सूरज कर कहिया एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गयो सब अंग। ये सब शांत रस के उदाहरण हैं। अगर ये भी कुछ ना आए तो ये कोई अब निर्गुण भजन लिख दीजिएगा। ये है संसार कागज की पुड़िया, हाथ लगे जरी जाना है, रमी चलो देशवा बीराना है, रमी चलो देशवा बीराना है, ये संसार कागज की पुड़िया, हाथ लगे गली जाना है, रामी चलो देशवा बीराना है। ये सब आपके निर्गुण भजन है जो शांत रस के उदाहरण में है। संयोग वाले में तो बतरस लालच लाल के मुरली धरे लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे दैन कहे नति जाए, और कहत नटत रीझत खिलत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन सोही बात। ये सब आपका कौन है? तो श्रृंगार रस के उदाहरण है, कुछ भी लिख सकते हैं।
रूपक अथवा यमक अलंकार है। यमक अलंकार आराम से आप लिख सकते हैं, इसके दो अर्थ हो जाते हैं ये वाला। इसके बाद चौपाई है, दोहा है। चौपाई दोहा, दोहे में आप लिख सकते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनहुँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। चौपाई में आप लिख सकते हैं कि जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। या फिर आप चौपाई में लिखेंगे कि शोक विकल रोवहि सब रानी, रूपशील गुण ज्ञान बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, गिरहि भूमि तल बारहि बारा। तो मैंने आपको गा गा कर बता दिया। तो यहाँ से कितने सरल हैं, यहाँ से 2 नंबर प्राप्त कीजिए, यहाँ से 2 प्राप्त कीजिए, यहाँ से 2 प्राप्त कीजिए, इक्वल टू 6 नंबर ग्रहण कर लीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 13 है। 13वां है, अपने पत्रकारिता का अध्ययन करते हुए नव भारत टाइम को हिंदी दैनिक भाषा और संवाददाता को नियुक्ति के लिए अपने आवेदन पत्र को लिखना है। आप आराम से इसको लिख सकते हैं। नहीं अगर आपको ये वाला आ रहा है तो आप नगर निगम अधिकारी के क्षेत्र में जो गंदगी है उसके लिए आप आराम से सफाई के लिए मांग कर सकते हैं। यहाँ से आता है प्रश्न उत्तर नंबर 14वां, जो आता है कितने नंबर का, 9 नंबर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया, इसमें से आप आराम से कर सकते हैं। जैसे मेरे सपनों का भारत है, मनोरंजन के आधुनिक साधन है, बेकारी यानी बेरोजगारी की समस्या, समाचार पत्र, कंप्यूटर हमारे जीवन उपयोगिता, इनमें से कोई आप एक कीजिएगा, आराम से आपको 9 के 9 नंबर मिलेंगे। तो देखिए भैया, आज का हम वीडियो यहीं पर करते हैं आपका समापन। और हमें बहुत आशा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आप लोग पेपर को अच्छे से दे करके आएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम वीडियो को करते हैं समापन। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो को ज़रूर बताइएगा। पेपर देने से पहले आप वीडियो को देखकर ज़रूर जाइएगा। चलिए वीडियो का समापन करते हैं, समापन करने से पहले हंसने वाली इमोजी, पहले हम आपको हंसाने के लिए इमोजी बना दे रहे हैं जी, ठीक है। तो आराम से आप हंसिएगा, अपना पेपर दे करके आइएगा। जैसा भी होगा आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी को।